हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ GOC। सबसे पहले अपने पढ़ने आ रहे हैं बेसिस क्या है, ठीक है ना। बेसिस आर जनरली प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। प्रोटॉन हम बोलते हैं बेटा H+ को। जैसे अमोनिया एक बेस है क्योंकि इसके पास में लोन पेयर है, डोनेटेबल लोन पेयर है, और ये H+ को अपने लोन पेयर दे सकता है। जो भी स्पीशी लोन पेयर देता है टू एनी अदर स्पीशी, तो जो लेता है वो ल्यूविस एसिड होता है और जो देता है उसको बोलते हैं ल्यूविस बेस। ऐसा आप लोगों ने समझा हुआ है। जैसे अमोनियम कैटायन बिना हमारे पास में, तो इसको हम अमोनिया को बोल सकते हैं ये हमारे पास में है बेस, और इसने H+ लिया तो ये हमारे पास में बना कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। इसी तरह हमारे पास में RNH2 जब H+ लेता है तो ये बनता है RNH3+, ठीक है। RNH2 जैसे ही H+ लेगा वो क्या बन जाएगा, RNH3+। तो ये भी RNH2, इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री अमीन आर बेसिक बिकॉज दे हैव ए डोनेटेबल लोन पेयर। तो जिस पे भी डोनेटेबल लोन पेयर है वो क्या है, बेस है बेटा। एंड देन उसका कॉन्जुगेट एसिड। इसी तरह हमारे पास में RNH2 या एरोमेटिक अमाइन। तो अमाइंस हम बेसिकली बोलते हैं बेटा दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एलिफेटिक अमाइंस, है ना, और एक होते हैं एरोमेटिक अमाइंस। तो दो टाइप के हमारे पास में बेसिस बोल सकते हो आप इन जनरल, ओके। देन हमें दिया हुआ है इसमें एक इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है कि वीकर बेसिस होते हैं देन इनऑर्गेनिक बेसिस लाइक NaOH, CaOH होल ट्वाइस, AlOH होल 3। तो ये वीकर बेसिस होते हैं। इनऑर्गेनिक बेसिस ज़्यादा अच्छे बेसिस होते हैं। जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो Kb से मेजर होता है। जैसे ऊपर वाले रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर कॉन्जुगेट एसिड कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो बेस अच्छा माना जाएगा। तो हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर आपके पास में है यहाँ पे तो वो ज़्यादा अच्छा बेस माना जाता है। Kb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा बेसिक स्ट्रेंथ। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड के प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनर एटम के प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ। अब जैसे एक सवाल हमारे पास में अगर ऐसा आ जाए कि इन एयर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है RNH2 की, RNHR की और R3N की, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा। तो जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा बेसिक होगा, यानी कि 3 डिग्री अमाइन ज़्यादा बेसिक होगा और 1 डिग्री अमाइन जो होगा वो लेस बेसिक होगा। बट ये किस में है, इन एयर, ठीक है। बिकॉज ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका मतलब H+ ज़्यादा फास्टली अट्रैक्ट होगा। अगर H+ से पूछा जाए किस पे जाएगा तो ये सबसे पहले किस में जाने की कोशिश करेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है बेटा, ओके। तो ये इस पे जाएगा सबसे पहले, तो ये ज़्यादा बेसिक है। फिर क्वेश्चन है राइट फॉलोइंग स्पीशीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक नेचर। तो जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो आपको पता है चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा। मैंने बोला था डाउन द ग्रुप चार्ज डेंसिटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें तो चार्ज डेंसिटी नीचे आते हैं तो साइज़ बढ़ता है और साइज़ बढ़ने से डेंसिटी घटती है। तो अब जो H+ आयन जो मूव करेगा, प्रोटॉन जो मूव करेगा, वो F- के पास में ज़्यादा फास्टली मूव करेगा, ठीक है ना। तो H+ गेनिंग एबिलिटी को हम बेसिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। H+ गेनिंग एबिलिटी ज़्यादा किसकी लग रही है हमें, फ्लोराइड की। तो फ्लोराइड ही क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। इसमें एक और तरह से भी आप समझा सकते हैं कि HI सबसे अच्छा एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इस तरीके से भी आप समझा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं,
ये हमारे पास में दो टाइप के रिएजेंट्स हैं, आप यूँ बोल सकते हो, ठीक है ना, रिएजेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम मोस्टली हम डील करते हैं। तो दो टाइप के रिएजेंट्स होते हैं बेटा, आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है। सो पहले आते हैं इलेक्ट्रोफाइल पे। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? तो इलेक्ट्रोफाइल का सिंपल सा मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ होती हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों होती है? क्योंकि इनके खुद के पास में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। वीकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए इनके पास में, लो एनर्जी लेवल होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं वो दो टाइप से क्लासिफाइड हैं। एक चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स, फॉर एग्जांपल जैसे हर एक पे वेकेंट ऑर्बिटल है, जैसे आर प्लस पे वेकेंट ऑर्बिटल, बी आर पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, NO। तो ये हो गया एल्काइल कार्बोकेटायन, ये ब्रोमोनियम आयन हो गया, ये नाइट्रोनियम आयन हो गया, ठीक है ना, और नाइट्रोसिलियम आयन हो गया। फिर Na प्लस एंड Ca2 प्लस आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स एज दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट एंड नो वेकेंट ऑर्बिटल्स। तो Na प्लस Ca प्लस पे पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोफाइल्स के पास में वेकेंट ऑर्बिटल होना बहुत ज़रूरी है, जैसे NH4 प्लस भी इसमें इंक्लूड कर लो, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने चाहिए, जैसे BF3, BH3, AlCl3, इन सब पे वेकेंट ऑर्बिटल है बेटा। तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, न्यूट्रल हैं भाई। क्या है ये? न्यूट्रल। तो एक होते हैं चार्ज, एक होते हैं न्यूट्रल, और एक होते हैं वेकेंट ऑर्बिटल, जिन पे साफ तौर पे आप देख सकते हो, जैसे FeCl3, PCl3, PCl5, इन सब पे वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। ओके। नेक्स्ट बेटा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी या रिएक्टिविटी, या उनकी स्टेबिलिटी के इन्वर्सली आप देख सकते हो कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है या नहीं। जैसे CO2 हैज़ कंप्लीट ऑक्टेट, डज नॉट हैव एनी वेकेंट ऑर्बिटल, दो इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। वाई? तो CO2 के ऊपर क्या होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे आपके पास में दिख रहा है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल आता है, जैसे ही अटैक करता है, यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शिफ्ट कर रहे होते हैं। सो इस कारण से ये जो है CO2 एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। या फिर अगर आपने MOT थ्योरी पढ़ी है, तो MOT थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके पास में CO2 के पास में वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी होता है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल। ओके। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। अगर अपने इसको ब्रेक करें तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज दे इटसेल्फ आर इलेक्ट्रॉन रिच, जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है इन पे, न्यूक्लियोफाइल्स पे। न्यूक्लियोफाइल्स को फिर से कैटेगराइज किया गया है चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स, यानी कि जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। तो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं आपके पास में। अगर किसी स्पीशी पे नेगेटिव चार्ज आता है, उसका मतलब क्या होता है? कि वो एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। लोन पेयर्स भी हो सकते हैं, जैसे अमोनिया के पास में नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है। लोन पेयर्स भी हो सकते हैं बेटा, वाटर के पास में लोन पेयर्स हैं। अल्कोहल, ROH को अल्कोहल बोलते हैं, इस पर भी लोन पेयर है। एल्काइल अमाइन, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर। तो लोन पेयर वाली स्पीशीज भी न्यूक्लियोफाइल हो सकती है, गिवन दैट कि उनका ऑर्बिटल वेक ऑक्टेट कंप्लीट हो, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। और तीसरी चीज़ है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी हो सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, जैसे एल्कीन्स, एल्काइंस, या फिर आपने बेंजीन के बारे में पढ़ा था एरोमेटिसिटी में, तो बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड रखता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, वो ज़्यादा फास्ट जाएगा। रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। Nucleophilicity also is inversely proportional to beta steric hindrance। स्टेरिक हिंड्रेंस, तो स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों में ही फैक्टर रोल प्ले करता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी फैक्टर रोल प्ले करता है। जैसे
समटाइम्स क्या होता है हमारे पास में, जैसे ऐसा आ जाता है कि NH3 बेटर न्यूक्लियोफाइल है या फिर R3N। तो अगर स्टेबिलिटी वाइज अगर आप देखते हो तो स्टेबिलिटी एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी बताने का। जबकि आप बेसिसिटी अगर आप देखते हैं, बेसिसिटी एक टर्म होता है, दैट इज़ नॉट न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेसिसिटी हमेशा स्टेबिलिटी के इन्वर्स होता है, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी एक काइनेटिक फैक्टर होता है, और काइनेटिक फैक्टर को थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं हमेशा। तो ये एकदम हमेशा ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है। समटाइम्स आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होती है। जैसे इसी केस में यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये क्या हो गया, इसकी जो स्पीड होगी, काइनेटिक स्पीड होगी, वो क्या होगी, स्लो डाउन हो जाएगी। तो जो बल्कि जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, बल्कि न्यूक्लियोफाइल्स वीक होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना बेटा हमेशा। देन हमारे पास में इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो लेफ्ट टू राइट हमेशा याद रखना है, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पैरेलल हो जाती है। यानी कि OH माइनस और NH में जो अनस्टेबल ज़्यादा है, जैसे NH2 माइनस अनस्टेबल ज़्यादा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। सो आप लेफ्ट टू राइट देख सकते हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो देख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ओके, ओनली फॉर लेफ्ट टू राइट, ठीक है। टॉप टू बॉटम नहीं होता, सिर्फ लेफ्ट टू राइट में होता है। देन एप्लीकेशंस ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, जैसे कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, ये सब हम मीजोमेरिक इफेक्ट अगर हमने रेजोनेंस का पढ़ा था उससे देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे वो क्या करते हैं, प्लस आर या फिर आर डॉट को स्टेबलाइज करते हैं, प्लस एम, और माइनस एम वाले क्या करते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, हमने ये पहले पढ़ा था। तो आप इसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे, तो यहाँ पे आपको अल्फा हाइड्रोजन भी देखनी पड़ती है बेटा फ्री रेडिकल के केस में, क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करता है। तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है विद नो रेजोनेंस, यहाँ पे कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है। यहाँ पे रेजोनेंस के साथ में एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर आ रहा है, प्लस एच ज़्यादा है। प्लस एच ज़्यादा कैसे है, यहाँ पे आपके पास में कुछ हाइड्रोजन आपको दिख रही है जो एक्स्ट्रा है, तो प्लस एच इफेक्ट इसका ज़्यादा है। इसमें आपके पास में रेजोनेंस ज़्यादा है क्योंकि ये यहाँ से ऐसे रेजोनेंस जब करेगा, ठीक है ना, तो ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस कर सकता है, तो इसमें रेजोनेंस ज़्यादा हो गया। तो आपको ऐसे लिख लेना है, रेजोनेंस ज़्यादा है, प्लस एच भी ज़्यादा है, तो रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, रेजोनेंस को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी है, फिर इसकी है, फिर रेजोनेंस वाले की है, और फिर ओनली एच वाले की है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप स्टेबिलिटीज़ देखोगे, ठीक है। चले नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कार्बन आयन। कार्बन आयन क्या होता है बेटा, इट सेल्फ नेगेटिव चार्ज रखता है, तो कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीशी आती है उस पर उसको कम करना है नेगेटिव चार्ज को, ताकि वो स्टेबल हो पाए, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज कम कैसे करेंगे, तो हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करवाएंगे कैसे, माइनस एम ग्रुप से या फिर प्लस एम ग्रुप से। इन्वर्सली होता है, प्लस एम ग्रुप तो बढ़ाने का काम करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, हमें घटाना है। तो प्लस एम ग्रुप क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को कम कर देंगे, स्टेबिलिटी को कम कर देंगे, ठीक है। जैसे ये एनायन है, इनमें स्टेबिलिटी देखना है। तो CH3 क्या करता है, जब यहाँ पे पैरा पोजीशन पे लगता है तो ये प्लस एच इफेक्ट शो करता है, और प्लस एच, जैसा हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि प्लस एच और प्लस एम इफेक्ट या माइनस एच माइनस एम, ये रेजोनेंस से रिलेटेड जो इफेक्ट्स होते हैं केवल पैरा पोजीशन पे ही लग पाते हैं। तो इसमें हमारे पास में यहाँ पे NO2 है, ये कैसा इफेक्ट शो करता है, माइनस एम इफेक्ट शो करता है। तो एनायन के लिए माइनस एम इफेक्ट के प्रोपोर्शन है, तो आपके पास में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा।
और सबसे लीस्ट स्टेबल ये हो जाएगा क्योंकि ये बढ़ाने का काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ठीक है ना, वाया रेजोनेंस। ओके, एसिडिटी ऑफ रिएजेंट्स मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, के ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस देखा जाता है, मतलब ये जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है इसके स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है। एनायन की स्टेबिलिटी हमेशा विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो बढ़ेगी और प्लस एम ग्रुप होंगे तो कम हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें हमने पढ़ा था अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप जुड़ता है तो ऑर्थो इफेक्ट लग जाता है, जिससे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है बच्चों, ज़्यादा हो जाती है। पर अभी कोई भी ऑर्थो पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है इसलिए हम ऑर्थो इफेक्ट नहीं ले रहे हैं, केवल इनका एच इफेक्ट लेना है। जैसे प्लस एच इफेक्ट यहाँ पे लिख दिया मैंने, इससे बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। यहाँ पे मेटा पे प्लस एच नहीं लग पाता है तो ये केवल प्लस आई टाइप का ग्रुप हो गया। तो डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं प्लस एम या फिर प्लस एच या फिर प्लस आई, इस टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं ये इसकी स्टेबिलिटी को कम करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करने का काम करेंगे। फिर NO2 ये माइनस आई है और यहाँ पे आपके पास में है माइनस एम एंड माइनस आई, इसलिए स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी हो जाएगी और सबसे लीस्ट स्टेबल ये हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी भी हमने डिस्कस किया था, के बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड देख सकते हो, कैटायन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, यानी कि प्लस एम इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा डोनर एटम पे वो वाले ग्रुप चाहिए, तो प्लस एम ग्रुप जो होंगे वो बढ़ाएंगे और माइनस एम घटाएंगे। अब जैसे एक इसमें दिया हुआ है एनिलीन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो बेटा इसमें CH3 जो है पैरा पोजीशन पे लगा हुआ तो ये प्लस एच हो गया और ये प्लस आई भी हो गया, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। यहाँ पे केवल प्लस आई है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा नॉर्मल है और इसमें कोई इफेक्ट नहीं है इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक। एरोमेटिक अमाइंस को हम लेस बेसिक क्यों मानते हैं बेटा, क्योंकि उनके अंदर जो रेजोनेंस होता है, उनके अंदर जो रेजोनेंस होता है वो उनको वीक बेस बना देता है, ठीक है, वो उनको वीक बेस बना देता है। जैसे NH2, तो इस पे जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में चलेगी, तो डीलोकलाइजेशन से क्या होता है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे ये लोन पेयर जा रहे हैं तो इससे क्या होता है बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, जबकि RnH2 में लोन पेयर कहीं नहीं जाते हैं, रेजोनेंस नहीं होता है RnH2 में, तो इसलिए ये ज़्यादा बेसिक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ट्वेल्थ में भी आएगा, मैंने आपको बताया जितने भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सब ट्वेल्थ में रिपीट होती हैं, वापस से आती हैं। नेगेटिव चार्ज अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा H+ को, अगर H+ जाना चाहेगा तो सबसे पहले इस पे जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, तो कौन सी एरोमेटिक है, कौन सी एंटी एरोमेटिक है, कौन सी नॉन एरोमेटिक है, ये पहचानना है आप लोगों को। तो देखते हैं, हमने पढ़ा था ये, आप कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसमें आप पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले है मेरे पास में 5 मेंबर रिंग और यहाँ पे एनायन है तो इसका मतलब लोन पेयर है, ये डीलोकलाइजेशन में है, ये रिंग प्लेनर दिख रहा है हमें, और डीलोकलाइज लोन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे तो दो तो पाई बॉन्ड थे ही, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और दो और ऐड हो गए तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एरोमेटिक हो जाएगा। जबकि ये जो रिंग है 7 मेंबर विद नेगेटिव चार्ज, इसमें आपके पास में प्लेनर है पर इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि एंटी एरोमेटिक रिंग की निशानी होती है। देन हमारे पास में एक ट्रोपोलोन करके एक एग्जांपल है, इसमें आपको पहले बॉन्ड ब्रेक करना है, क्योंकि पोलर बॉन्ड के आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कुछ बना सकते हैं, मैंने आपको समझाया था कि
और ये पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन में रहेंगे बेटा। तो ये रिंग भी क्या हो गई है, एरोमेटिक हो गई है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे ये sp3 कार्बन है, बाकी सब में sp2 ही थे बेटा। sp3 कार्बन होने के कारण ये रिंग नॉन प्लेनर हो गई है। sp3 कार्बन नॉन प्लेनरिटी को शो करते हैं, और नॉन प्लेनर रिंग्स जो होती है वो क्या होती है, नॉन एरोमेटिक होती है। दे आर नॉन एरोमेटिक रिंग्स। देन लास्ट एग्जांपल, ये भी हमने किया था, ये क्या है बेटा, एरोमेटिक। तो इस तरह से आपको पहचानना होगा। मैंने सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है, रिवाइज भी कर लिया हमने। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कितनी टाइप्स की रिएक्शन होती है हमारे पास में। एडिशन एलिमिनेशन होता है एक टाइप ऑफ रिएक्शन, देन सब्स्टिट्यूशन होता है एक टाइप ऑफ रिएक्शन, और देन एक रीअरेंजमेंट टाइप की रिएक्शन होती है। एडिशन एलिमिनेशन दोनों एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शंस को बोला जाता है। ये एक साथ में भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। एडिशन रिएक्शंस का मतलब क्या है, तो एडिशन रिएक्शंस का मतलब ये है कि रिएक्शंस इन विच स्मॉल ग्रुप और एटम इज एडेड इन कंपाउंड। ठीक है ना। जैसे कि पाई बॉन्ड जब होता है तो उस पर एडिशन हो सकता है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज शोन व्हेन पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे 2 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन है, उस पर एच को ऐड करना है। तो हमारे पास में अभी तो सिमेट्रिकल है, कहीं पे एक जगह H और एक जगह Br जुड़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे Br जोड़ दिया है एक कार्बन पे, और एक पे मैंने H जोड़ दिया है। तो पाई बॉन्ड हटा, तो इसमें क्या होता है, इस रिएक्शंस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कम होता है बेटा। एडिशन रिएक्शंस में हमेशा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ द कंपाउंड कम हो रहा होता है। ठीक है। जैसे ये रिएक्शन है, तो यहाँ पे Cn माइनस जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव पोलैरिटी का कार्बन है, तो ये यहाँ पे आएगा, और H पे पॉजिटिव होता है तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इस तरीके जो एडिशन होते हैं ये पाई बॉन्ड पे होते हैं। इससे हमारे पास में एक कंपाउंड बन रहा है जिसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, और ये कायरल सेंटर दिखाया हुआ है, तो कायरल सेंटर होगा तो ये साइनोहाइड्रिन्स मोस्टली जो बनते हैं ये मोस्टली कायरल सेंटर होते हैं। ये कायरल मॉलिक्यूल, मैंने आपको बताया था कायरलिटी क्या होता है, हैंड से होता है। कायरल का मतलब हैंड होता है, और हैंड जो होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली मतलब अपने पेयर में मिलते हैं अपनों को। तो ये 2 कंपाउंड होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, और इनको एनेंशियोमर बोलते हैं अपने। एलिमिनेशन रिएक्शन एडिशन का जस्ट उल्टा होता है। एडिशन में डी कम होता है, इसमें डी बढ़ता है। रिएक्शन इन विच ए स्मॉल एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द कंपाउंड। स्मॉल एटम्स को जब आप ए और मोर स्मॉल एटम्स इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द कंपाउंड, देन दे आर एलिमिनेशन। लाइक हेलो एल्केन्स अल्कोहल्स शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस। बेसिकली इनका रिएक्शन जो होता है वो ऐसा ही होता है, देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास में ये हेलो एल्केन है बेटा, जहाँ पे हेलो एल्केन जुड़ा वहाँ पे उसको अल्फा पोजीशन बोलते हैं, और जो उसके एडजेसेंट कार्बन होती है उसको बीटा बोलते हैं। समझ गए। जो फंक्शन ग्रुप जुड़ा होता है जिस कार्बन पे उसको बोलते हैं अल्फा पोजीशन, अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा। तो अल्कोहलिक केवच क्या करता है, बीटा एलिमिनेशन करता है। ये एलिमिनेशन करके क्या बनाएगा, यहाँ से H हटाएगा और यहाँ से Br हट जाएगा, और डबल बॉन्ड आ जाता है यहाँ पे। तो OH H प्लस लेगा तो OH माइनस H प्लस लेगा तो क्या बन जाएगा, H2O, और Br भी एलिमिनेट होगा, वो K के साथ में जुड़ जाएगा, KBr। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं हमारे पास में, इनको हम एलिमिनेशन बोलते हैं। देन अगेन यहाँ पे OH यहाँ से हटेगा और H यहाँ से हटेगा, तो आपके पास में एल्कीन बन जाएगा। तो इसमें बेटा इन टाइप की रिएक्शंस को पहचानने का सिंपल तरीका क्या है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, इनमें इंक्रीज हो जाता है, DU क्या हो जाता है, इंक्रीज। ओके। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस कैसी हैं, नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस है मेरे पास में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को क्या करता है, रिप्लेस करता है। जैसे अपने सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, जैसे टीम्स होती हैं हमारे पास में, जैसे क्रिकेट टीम है तो उसमें सब्स्टिट्यूट्स लेके जाते हैं। तो सब्स्टिट्यूट का प्लेयर जो होता है वो क्या होता है, बाहर बैठा होता है, और वो कभी कभी अंदर भी टीम में आ जाता है, और कोई टीम का मेंबर बाहर चला जाता है, तो ये सब्स्टिट्यूशन होता है।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कुछ डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जैसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल कब होगा? जब आप रिएजेंट जो लेंगे वो फ्री रेडिकल बेस्ड लेंगे, यानी कि सनलाइट, हीटिंग, इस टाइप की आपके पास में कंडीशंस में रिएजेंट लिया जाता है ताकि वो फ्री रेडिकल बन सके और फिर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सके। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल का एल्केन्स या एल्कीन्स पे ये सब्स्टिट्यूशंस होता है। जैसे आपने इथेन लिया और Br2 के साथ में बेटा सनलाइट लिया, तो इसमें अपने पास में एक H ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पे Br आ जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन मेनली होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम इसको। आपको बस सब्स्टिट्यूशन देखना है, इसमें du नहीं चेंज होता है बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज सेम, इसमें कभी भी du चेंज नहीं होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम ही रहेगा। अब जैसे एलाइलिक है तो यहाँ से H एक हट के आप देख पा रहे होगे कि Br आ रहा है। अभी बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अभी आपको ये मैकेनिज्म नहीं बताना है, अभी आपको बस जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्शन कैसा है, क्या ये सब्स्टिट्यूशन है। तो सनलाइट देख के आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन देखने से du सेम रहता तो du डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को बोलते हैं, वो उस कंपाउंड्स में सेम है। सनलाइट आपको कंफर्म कर देगा कि वहाँ पे रिएजेंट फ्री रेडिकल है। हैलोजन के साथ में सनलाइट फ्री रेडिकल रिएक्शन से सब्स्टिट्यूशन करती है, ओके। इसमें से ये ब्रोमिनेशन का केस है बेटा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर होता है। मेनली ये अल्कोहल, हेलो अल्केन्स और एसिड्स में होता है इस टाइप का रिएक्शन। जैसे हमारे पास में हेलो अल्केन आया, आपने डाइल्यूट KOH लिया, पिछली बार अल्कोहलिक KOH लिया था तो एलिमिनेशन कर रहा था, du बढ़ रहा था, बट अभी क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा बेटा, Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो OH रिप्लेस कर दिया Br को, तो ये न्यूक्लियोफाइल था, रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक था, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि रिएजेंट कैसा है। न्यूक्लियोफिलिक है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे अपने उसको। जैसे Br माइनस है, इसने यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जनरली आपके पास में कुछ बेंजीन रिंग्स में भी हो जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक कंपाउंड्स की बहुत अच्छी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच होती है ये स्पीशीज़, और ये इलेक्ट्रोफाइल को ईजिली क्या करती है, अट्रैक्शन के कारण। नेक्स्ट चैप्टर में हाइड्रोकार्बन में आपको समझाएंगे कि ये कैसे एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम इसे, ठीक है। जैसे बेंजीन लिया, Cl2 लिया और एनहाइड्रस AlCl3 लिया, तो Cl जो होता है पहले ये पोलराइज हो जाता है, ये एनहाइड्रस AlCl3 इसमें लिया जाता है एज ए ल्यूइस एसिड होता है ये इस रिएक्शन का। ये सब नेक्स्ट चैप्टर में मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें Cl माइनस बनता है और Cl प्लस बनता है। Cl प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल एंड Cl माइनस इज न्यूक्लियोफाइल। अब ये खुद भी इलेक्ट्रॉन रिच है, मैंने आपको बताया बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इस पार्ट को अट्रैक्ट करेगी और यहाँ पे जो H एटम होगा उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास में ऐसा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। देन लास्ट टाइप की रिएक्शंस होती है बेटा रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रीअरेंजमेंट में हमारे पास में जैसे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होता है एक रिएक्शन, जिसमें लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये केवल कार्बोकेटाइन के लिए ही प्रिविलेज है, कार्बोकेटाइन जो लेस स्टेबल होते हैं वो मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर जब मान लीजिए 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकेटाइन आता है तो ये रीअरेंज हो सकता है बेटा, कैन रीअरेंज टू 2 डिग्री और 3 डिग्री और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। जैसे ये हमारे पास में एक कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में क्या होता है, आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन कम होते हैं। तो जब अल्फा हाइड्रोजन कम होते हैं तो ये अपने हाइड्रोजन आइटम बढ़ाने के लिए यहाँ से H जैसे शिफ्ट करता है, तो ये H जब शिफ्ट हो जाएगा तो कार्बोकेटाइन मूव कर जाएगा बेटा, कार्बोकेटाइन इस पोजीशन पे आ गया। अब अगर आप देखोगे तो इसमें अपने पास में ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया,
तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, जैसे 1 डिग्री किस में कन्वर्ट हो गया, 2 डिग्री। अगर 2 डिग्री है तो वो 3 डिग्री में जा सकता है, जैसे अगर बगल में 3 डिग्री कार्बन है और उस पर हाइड्रोजन है तो वहाँ से हाइड्रोजन एटम ऐसे माइग्रेट करता है और जिससे आपके पास में कार्बोकेटाइन अब 3 डिग्री कार्बन पे आ जाता है। और 3 डिग्री कार्बन जो होता है वो ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रखता है, जैसे यहाँ पे 3 एच है आपके पास में, ऐसे ही यहाँ पे 3 एच है बेटा, और यहाँ पे 2 एच है, तो 8 अल्फा एच हो गए। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हुआ। तो ये रीअरेंजमेंट केवल कार्बोकेटाइन में ही होता है, फ्री रेडिकल में हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह नहीं होता। इस फिनोमिना को हम रीअरेंजमेंट बोलते हैं, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट। इसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी बोला जाता है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि आपने यहाँ पे 1 और 2 कार्बन एटम के बीच में, एडजेसेंट कार्बन के बीच में ये हाइड्राइड को शिफ्ट किया। ये जब भी ऐसा शिफ्टिंग होता है बेटा, जब भी ऐसा शिफ्टिंग होता है तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है। जैसे अगर आप देख रहे हो ये जो एच एटम है, ये एच एटम अपने इलेक्ट्रॉन ले जाके यहाँ पे दे रहा है इस पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन को, तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट हमेशा बनती है। 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट आपको बोलना है, यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसको हम बोलते हैं बेटा 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, और ये फिर पूरा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। हाइड्राइड या एल्काइल शिफ्ट होता है, माइग्रेशन ऑर्डर हाइड्राइड 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन मिथाइल, देन फिनाइल। रीअरेंजमेंट से आपके पास में जैसे 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, तो इस टाइप की एनर्जी लेवल जो होते हैं वो कम होते जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया 1 डिग्री में कितने अल्फा एच थे, 2 अल्फा एच, तो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है इसलिए हाई एनर्जी है। फिर 4 अल्फा एच तो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है। देन आपके पास में 3 और 2 कितने हो गए, 8 अल्फा एच, तो ये और ज़्यादा स्टेबल है। तो हर एक स्टेप, एवरी स्टेप मस्ट बी स्पॉन्टेनियस, एवरी स्टेप मस्ट बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है। अगर आपके पास में एक अनस्टेबल रिंग है तो वो स्टेबल रिंग में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे 4 और 5 मेंबर रिंग कैन अंडरगो रिंग एक्सपेंशन। जैसा ये आपको दिख रहा है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये रिंग जो है ये काफ़ी स्ट्रेन्ड है, इसमें 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। एंगल स्ट्रेन होता है 4 मेंबर रिंग में, जैसा हमने पहले पढ़ा था। आइडियल एंगल से काफ़ी ज़्यादा है इनका बॉन्ड एंगल कम है, तो ये ऐसे माइग्रेट करते हैं, ये अपनी रिंग को, ठीक है ना, माइग्रेट करते हैं। एंगल स्ट्रेन बढ़ने के कारण यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट आप नहीं करवा सकते, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट इसमें नहीं होगा बेटा। जबकि इसमें क्या होगा, तो किसी एक साइड से, जैसे मैं दिखा रहा था आपको, किसी एक साइड से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्रेक हो गया और ये इसके साथ में बॉन्ड बनने लग जाता है। तो ये 3 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसमें, हमेशा याद रखना 3 मेंबर की ही बनानी है कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग में, 4-5 की नहीं होती है। इसलिए इसको अपने 1,2 रिंग एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे बॉन्ड बना, ठीक है। तो इस टाइप की आपको 5 मेंबर की रिंग और पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हो गया बॉन्ड तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। तो इधर कार्बोकेटाइन, हाँ, फिर आपने 2 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाया। अब इसके बाद में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पे अब यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है। ये जो हाइड्रोजन है 3 डिग्री पे जाने के लिए हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिंग एक्सपेंशन का केस भी याद रखना है कि 4 मेंबर और 5 मेंबर के बाहर जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा, वेन एवर, लिख लेना, वेन एवर देर इज ए पॉजिटिव चार्ज outside 4 member or 5 member ring, then ring expansion takes place first, ring expansion takes place first, then carbocation may rearrange, ठीक है। ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन यूजिंग द रीअरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको खुद से करना है, सोचना है कि ये किस टाइप का कार्बोकेटाइन है। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है बेटा, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मैंने आपको बताया
ट्रांजिशन स्टेट 4 मेंबर नहीं हो सकती। कुछ बच्चे डायरेक्ट अगर यहाँ पे भेजना चाहेंगे तो ऐसा रिंग एक्सपेंशन नहीं करना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में 3 मेंबर साइक्लिक स्टेट नहीं बन रही है, 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन रही है, तो ऐसा नहीं सोचना है। आपको पहले यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करवाना है ताकि इधर मेरे पास में बन जाए ये। फिर आपको रिंग एक्सपेंशन करवाना है, ठीक है। फिर आपके पास में रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होते हुए पॉजिटिव चार्ज इधर 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 नेगेटिव, ठीक है। फिर आप इसको ऐसा दिखा सकते हैं कंप्लीटली तोड़ के, या फिर आप इसको 6 मेंबर रिंग में भी दिखा सकते हैं ऐसे, बगल में पॉजिटिव चार्ज। और फिर इसमें मिथाइल शिफ्ट करा दें। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन नहीं होता है बच्चों, तो आपको यहाँ पे जो RCH3 जो दिया हुआ है, ये CH3 जो है इसको ही शिफ्ट कराना है। फिर तो 1,2 CH3 माइनस का शिफ्ट होगा यहाँ पे, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर और इधर पॉजिटिव। इस टाइप का रिंग एक्सपेंशन होगा और फिर मिथाइल शिफ्ट होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। फिर से समझ लीजिए इसको। सबसे पहले मेरे पास में 1 डिग्री को 2 डिग्री में कन्वर्ट किया गया, 3 डिग्री में कन्वर्ट किया गया। क्यों? क्योंकि बेटा अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। जैसे पहले अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन, बट अगर बाद में देखोगे तो 3 और 3 कितने हो गए हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। जब 5 मेंबर के बाहर पॉजिटिव चार्ज आता है तो रिंग एक्सपैंड करती है, इस टाइप से ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, कार्बोकेटाइन बनता है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है। फिर इधर की तरफ लेके जाओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं, तो ये स्टेप नहीं करेंगे हम। जबकि इधर से इधर अपनों ने क्या किया है, ये मिथाइल को शिफ्ट कर दिया। इसको बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। इससे आपको सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा। ओके, तो ये था कुछ कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट्स। नेक्स्ट में हम प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने जाएंगे।